नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा भू कानून और भू कानून कमेटी ने सीएम धामी को रिपोर्ट सौंपी है। कमेटी ने मुख्यमंत्री को 80 पेज की रिपोर्ट सौंपी है और भू कानून कमेटी ने इसमें हिमाचल प्रदेश के भू कानून की इसमें जो छवि है वो दिखाई देगी और राज्य गठन के बाद से सख्त भू कानून की मांग हो रही है। उत्तराखंड में भू कानून को लेकर नई कमेटी जो है वो बनाई गई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी रिपोर्ट भी इस कमेटी ने सौंप दी है। सीएम ने रिपोर्ट मिलने के बाद कहा कि भू कानून से संबंधित सभी पक्षों की राय लेते हुए हम प्रदेश के विकास व प्रदेशवासियों के कल्याण के लिए निर्णय लेंगे। समिति ने प्रदेश हित में निवेश की संभावनाओं और भूमि के अनियंत्रित क्रय विक्रय के बीच संतुलन स्थापित करते हुए अपनी 23 स्तुतियां सरकार को दी हैं और समिति ने राज्य के पक्षकारों, विभिन्न संगठनों, संस्थानों से सुझाव भी आमंत्रित किए हैं। तो भू कानून की लंबे समय से मांग की जा रही थी। हिमाचल प्रदेश के भू कानून की जो छवि है वो इसमें दिखाई देगी और राज्य गठन के बाद से ही सख्त भू कानून की मांग उठ रही है। तो उत्तराखंड में जल्द लागू होगा सख्त भू कानून। जानते हैं कि लगातार प्रदेश में जो जनता है और जो विभिन्न संगठन है वो हिमाचल की तर्ज पर भू कानून लागू करने की मांग करते रहे हैं। तो हम लोगों ने जो हिमाचल का भू कानून है उसका भी विस्तृत रूप से अध्ययन किया और उसमें जो प्रावधान हमको उचित लगे, कई प्रावधान तो हमारे पहले से मौजूद थे जो हिमाचल के अनुरूप थे, लेकिन उसमें हिमाचल के जो प्रावधान है उनमें जो हमारे वर्तमान में जो प्रावधान नहीं थे उन प्रावधानों को भी हमने सम्मिलित करने का प्रयास किया है और उस अनुरूप भी हमने कई संस्तुतियाँ उसमें दी हैं और खास करके उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, उद्योगों में रोजगार कैसे बढ़े, इस तरीके के कुछ हमने सुझाव सरकार को दिए हैं और हमें उम्मीद है कि जो हमने सुझाव दिए हैं उन पर सरकार निश्चित रूप से गहन अध्ययन कराएगी। और जानते हैं हरिद्वार में होने वाले निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके साथ ही पंचायत चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने सेंधमारी करना भी शुरू कर दिया है और इसी क्रम में 3 बार के लोकसभा सांसद रहे हरिपाल साथी ने कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में घर वापसी की है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में हरिपाल साथी ने बीजेपी का दामन थामा है। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि हरिद्वार में होने वाले पंचायत चुनाव में उन्हें इसका बड़ा फायदा होगा। हरिद्वार का पंचायत चुनाव है और मैं जानता हूं कि आपके आने से जिस समाज में अंदर हमारी थोड़ी कमी होगी उस समाज की पूर्ति के लिए आप आए। बड़ी संख्या में आज लगभग 100 से ऊपर की सूची है। ऐसे प्रमुख लोग भी आपके साथ सम्मिलित हुए हैं। मैं आपका भी अपने दल के अंदर स्वागत करता हूं। पंचायतों के अंदर भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो, इस दिशा की दृष्टि से आपका सहयोग चाहिए। बड़ी संख्या में लोग आएंगे, हम परिवार में सबको सम्मिलित करेंगे और आने वाला समय हरिद्वार के अंदर भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर तक, जमीन स्तर मजबूत हो, इसमें हम सब कार्यकर्ता सहयोग लेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी है जो दलितों को, पिछड़ों को और अंतिम छोर पर बैठे रहने वाले व्यक्ति की न केवल हिमायत करती है बल्कि उसके दुख दर्द को दूर करने का संकल्प लेकर के उसका समाधान तक जाती है। आज हम सभी लोग मिलकर के साथी जी का अभिनंदन करने के लिए आए हैं और अध्यक्ष जी की उपस्थिति में साथी जी की जो भारतीय जनता पार्टी में आज ज्वाइनिंग हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी है जो दलितों को, पिछड़ों को और काफी दिनों से जिनका नेतृत्व मुझे प्राप्त होता रहा है, ऐसे अपने सम्मानीय निशंक जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे महामंत्री महोदय, हमारे पूर्व उपाध्यक्ष महोदय और हमारे नटखट रणवाल जी, मेरे सम्मुख बैठे मेरे
सम्मानित पत्रकार बंधुओं, जो लोग मेरे साथ में आज आए हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। और शिक्षक दिवस के मौके पर देहरादून के राजभवन में सोमवार को कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल गुरमीत सिंह और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने उत्तराखंड के 41 शिक्षकों को यहां पे शैलेश मटियानी राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। इस मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि शिक्षक समाज के लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं। पुरस्कार प्राप्त करने के बाद शिक्षकों की जिम्मेदारी बढ़ गई है, उन्हें अपनी जिम्मेदारी को पूरी गंभीरता के साथ निभाना होगा। वहीं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य किए जा रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में और कई तरह के बदलाव किए जा रहे हैं ताकि छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा मिल सके। टीचर्स डे की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज बहुत खुशी हुई कि उत्तराखंड के पूरे परिवार ने मिलकर हमारे शिक्षकों को शैलेश मटियानी जी का पुरस्कार दिया। ये पुरस्कार अपने आप में उन टीचर्स को जिनको अवार्ड मिला है एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। उनकी जो जिम्मेवारी है, प्रतिभा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो अपने आप में बहुत बड़ी है। उत्तराखंड तो ऐसी जगह है जहाँ पर द्रोणाचार्य जी, कालिदास जी और न जाने कैसे कितने उच्च दर्जे के टीचर्स बने हैं। मैं तो कहूँगा कि जो हमारे टीचर्स हैं वो हमारे समाज को संगठित करते हैं, बनाते हैं। आज मैं सभी शिक्षकों को बधाई देना चाहता हूं कि आज शिक्षक दिवस पे उत्तराखंड सरकार के द्वारा हर विद्यालय में, हर ब्लॉक स्तर पे, हर जिला मुख्यालय में और प्रदेश मुख्यालय पे आज हम लोगों ने उन शिक्षकों को सम्मान किया है जिन्होंने अपने अपने विद्यालय में या अपने अपने ब्लॉक में या अपने अपने ज़िले में या अपने अपने प्रदेश में बहुत अच्छा उत्कृष्ट काम किया है। आज उन सारे शिक्षकों को सम्मान किया गया है और मैं अपनी ओर से, सरकार की ओर से, शिक्षा मंत्रालय की ओर से और मुख्यमंत्री जी की ओर से सबको बधाई देना चाहता हूँ। टीचर्स डे बहुत खुशी हो रही है कि जो हमें पुरस्कार मिला है, इससे मनोबल बढ़ता है, टीचर्स का मनोबल बढ़ता है और साथ ही अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। और जैसा कि विद्यालय स्तर पर योगदान की बात है, तो हमारे जो विद्यालय के बच्चे हैं बहुत अच्छी प्रतियोगिताओं में इन्होंने स्थान हासिल किया है। मैं बहुत बड़ा मैं अपने उच्च अधिकारियों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। उन बच्चों की जो अनाथ हैं, घूमने वाले हैं, जिनके माँ बाप नहीं हैं और जो बेघर हैं, वो मुझे अपनी माँ की तरह वहाँ पर देखते हैं। मैंने 8 सालों में कभी अपने को एक टीचर नहीं समझा। मुझे कितनी विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, ये मेरी आत्मा जानती है। जब वो बच्चे सड़क में घूमते रहते हैं, उनके माँ बाप नहीं रहते हैं, कहे आप ही हमारी मम्मी हो, आप ही हमारी माँ हो। बहुत खुशी हो रही। और वन दारोगा ऑनलाइन परीक्षा 2021 के मामले में एसटीएफ ने कार्रवाई की है और वन दारोगा ऑनलाइन 2021 परीक्षा मामले में धांधली की पुष्टि होने के बाद केस दर्ज किया गया है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में कुछ और छात्रों को चिन्हित भी कर लिया गया है। इसमें सम्मिलित कुछ नकल माफियाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। एसटीएफ के मुताबिक वन दारोगा के पदों पे भर्ती परीक्षा 16 अगस्त 2021 से 25 अगस्त के बीच 18 शिफ्ट में ऑनलाइन आयोजित हुई थी, जिसमें कुल 316 पदों के लिए रिक्तियां थी और इस परीक्षा में अनियमितता और कुछ छात्रों द्वारा अनुचित साधनों के प्रयोग की जांच के बाद पुष्टि हुई है, जिसके बाद एसटीएफ ने जांच के बाद साइबर थाना देहरादून में मुकदमा दर्ज करवाया है। तो अभ्यर्थियों से नकल के लिए 15 से 25 लाख रुपए लिए गए। उत्तराखंड में ऑनलाइन परीक्षा में सेंध का ये पहला मामला है और यूकेएसएससी की एक और परीक्षा में धांधली की पुष्टि हुई है। और वन दारोगा ऑनलाइन परीक्षा 2021 में गड़बड़ हुई है। देखिए, वन दरोगा की जो ऑनलाइन परीक्षा हुई थी वो 2021 में हुई थी, जुलाई
सितंबर माह के बीच में हुई थी। और इसमें जो अनियमितताओं की शिकायत मिलने पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसमें जो है प्राथमिक रूप से जांच करने के आदेश हुए थे, और जांच के क्रम के बाद जब कल जांच पूरी हुई तो इसमें अनियमितता पाई गई, और इसमें पाया गया कि इसमें काफ़ी सारे छात्रों ने अनुचित साधनों से इसमें परीक्षा पास की है, और साथ ही साथ इसमें कुछ एजेंसी के लोग और अन्य लोग जो परीक्षा केंद्रों पर रहते हैं और 1-2 इंस्टीट्यूट के नाम पता चले जहाँ परीक्षा हुई थी, उनकी संलिप्तता प्रथम दृष्टया पाने पर यह केस कल रात्रि में रजिस्टर्ड कर लिया गया। इसमें जो छात्र चिन्हित हुए थे उनके बयान लेने के बाद इसमें जो तथ्य आए थे उस पर 2 लोग को इसमें गिरफ्तार किया गया है। जो एक का नाम है रविंदर और एक का नाम है प्रशांत, जो लक्सर और खानपुर के क्रमशः निवासी हैं। इनके द्वारा छात्रों के माध्यम से पैसे लिए गए थे और उसको आगे अपने अन्य साथियों को दिया गया था। चूँकि अभी विवेचना स्टार्ट हुई है और इसमें कार्रवाई शुरू हुई है, तो आने वाले समय में पूरे लिंक जो इसमें शामिल थे लोग उन तक पहुँचने के लिए टीमों को लगाया गया। और वन दारोगा भर्ती में एसटीएफ की जांच में गड़बड़ी की पुष्टि हुई है, और इस मामले में वन विभाग के प्रमुख वन संरक्षक विनोद कुमार सिंघल ने भी इस परीक्षा में घोटाले की पुष्टि की बात को कबूला है। उनका कहना है कि सभी भर्तियां अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से हुई हैं और अब जिस प्रकार से शासन आदेश जारी करेगा उस प्रकार से कार्रवाई होगी। समाचार पत्रों के माध्यम से हमें भी आज पता चला है, क्योंकि चयन की प्रक्रिया पूरी जो अधीनस्थ चयन सेवा आयोग है उसके द्वारा की गई है और एसटीएफ उसकी जांच के लिए आदेश हुए। तो जो एसटीएफ की जांच में पाया जाएगा तो फिर वन विभाग उसके जांच के आधार पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। तो यूके एसएससी पेपर लीक केस में एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह ने न्यूज़ वन इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की, और इस अजय सिंह का कहना है कि अब तक 34 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पेपर लीक केस का जो सरगना है सैयद सादिक मूसा, वो हो सकता है विदेश भाग गया हो। मूसा का साथी योगेश्वर राव भी फरार चल रहा है। अजय सिंह ने कहा कि एसटीएफ लगातार तेजी से जांच कर रही है और 25,000 के इनामी सैयद सादिक मूसा को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में जो राज्य का अभी तक का सबसे बड़ा मामला बन रहा है, अब तक 34 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि सातिर मूसा के विदेश भागने की चर्चाएं हैं। तो योगेश्वर राव भी फरार है, मूसा का एक साथी अरेस्ट हुआ है। हमारे साथ एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह जी हैं जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं। एसटीएफ ने अभी तक बहुत शानदार काम किया है, शायद यही वो वजह है कि सरकार तत्काल सीबीआई जांच के लिए अभी सहमत नहीं है। सर, यूकेएसएससी में अभी तक का क्या अपडेट है और बड़े मगरमच्छ कौन है, वो कब पकड़े जाएंगे? देखिए, दोनों चीज़ें अलग क्वेश्चन है। देखिए, अपडेट में तो ये है कि 34 लोग की जैसा आपने बताया गिरफ्तारी हुई है। इसमें जो शातिर लोग थे जो लगातार गैंग बना के ऑपरेट कर रहे थे, उसमें 21 लोग को चिन्हित करते हुए उसमें गैंगस्टर अधिनियम में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। साथ ही साथ इसमें जो कानून के दायरे में जितने लोग भी आ रहे हैं, उन छात्रों को छोड़कर, चूंकि अभी छात्रों की इन्वेस्टिगेशन अलग चलेगी, जितने लोग भी गैंग बनाकर इसमें ऑपरेट कर रहे थे, चाहे वह पेपर लीक कराने में हो, चाहे उसको बांटने में हो, चाहे उसके द्वारा अवैध धन अर्जित कर रहे हो, सभी को हम एक लाइन में चिन्हित कर रहे हैं। हाँ, अभी 2-3 लोग इसमें से वांटेड भी हमारे हो रहे हैं और भी लोग के नाम आ रहे हैं जो इससे जुड़ सकते हैं भविष्य में। तो क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन प्राइमरी स्टेज से थोड़ी आगे बढ़ी है, तो आने वाले समय में हो सकता है इसमें और भी जो गहराई तक हम जाकर और अन्य लोग जो जुड़े होंगे उनको भी बाहर तक हम विवेचना में लाएंगे। बताया जा रहा है मूसा और योगेश्वर राव पर आप लोग एक हफ्ते से नजर बनाए हुए थे, पर वो फरार हो गए। ऐसा लगता है जब मुकदमा हुआ उनको शक हो गया था और वो फरार हो गए। और मूसा के बारे में कहते हो मोबाइल यूज ही नहीं करता या टेलीफोन यूज ही नहीं करता, इंटरनेट कॉलिंग पर विश्वास करता है। आखिर कितना बड़ा माफिया है ये मूसा, जो 2015 से ही यूकेएसएससी में अपनी पहुंच बना चुका है? देखिए, नेचुरल सी बात है, अगर कोई गिरोह को ऑपरेट कर रहा है, खासकर इस तरह के जो पेपर लीक कराता हो और पूरे लोगों को तक पहुंचाता हो और आज तक जिसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई, तो नेचुरल सी बात है कहीं ना कहीं टेक्निकली वो साउंड होगा। लेकिन मैं अश्योर करना चाहूँगा कि जितना भी टेक्निकली फास्ट हो या कोई भी हो, क्योंकि हमारी टीम भी जो मेहनत और सभी चीज़ में दक्ष है, तो मुझे लगता है जल्दी हम उसको यहाँ से खोज पाएंगे। अगर वो इंडिया में है तो उसको खोज पाएंगे। मूसा की गिरफ्तारी कितनी महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण इसमें सभी गिरफ्तारियां, लेकिन चूंकि सारी कड़ियां जाकर जो अलग अलग है, चाहे वो हमारे जो यूपी से धामपुर से ऑपरेट हुआ हो, चाहे वो हल्द्वानी से पेपर लीक के बच्चों को मिला हो, तो अलग अलग जितने भी हमारे पास ग्रुप्स आए हैं वो सभी ग्रुप जाकर कहीं ना कहीं उस तक टिकते हैं। तो नेचुरल सी बात है, गिरफ्तारी हमारे लिए अहम होगी। और हो सकता है कि उससे पूछताछ में हमें और भी आगे कड़ियाँ मिल जाए और कोई परीक्षाओं से संबंधित हो, अन्य कोई और भी इससे जुड़ा हो जो लगातार उसके बैकिंग में हो। तो अब ये कहना बहुत अर्ली है कि इसके पीछे कहाँ तक इसकी तय है। क्या माना जाए मूसा इतना शातिर है जिसने उत्तराखंड में 2015 से यूकेएसएससी को घेर लिया, अपने प्रभाव में ले लिया? क्या इस बात की संभावना? और भर्ती घोटाले में पेपर छापने वाली कंपनी के फंसने के बाद अब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को एक और नई कंपनी की तलाश है।
वहीं यूकेएससी दफ्तर में भी सख्ती शुरू हो गई है और आम आदमी की एंट्री बंद कर दी गई है। सचिव सप्ताह में एक दिन शुक्रवार को लोगों से मिलेंगे। उत्तराखंड में लंबित भर्ती परीक्षाओं के लिए यूकेएसएससी ने कवायद शुरू कर दी है। हालांकि परीक्षा संबंधी कार्य होने के चलते ये पूरी प्रक्रिया गोपनीय रखी जाएगी। स्नातक स्तरीय परीक्षा और सचिवालय रक्षक भर्ती के पेपर लीक करने के आरोपी लखनऊ की आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी को आयोग जल्द ही ब्लैकलिस्ट भी करने जा रहा है। अब आयोग के सामने करीब 8 भर्ती परीक्षाओं के लिए पूर्ण गोपनीयता के साथ साथ पेपर छापने की चुनौती है। सूत्रों के मुताबिक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अंदरखाने इसकी कवायद तेज कर दी है। आयोग की तरफ से 8 भर्ती परीक्षाओं की तारीख जारी होने का इंतजार परीक्षार्थी कर रहे हैं। ये भर्ती परीक्षाएं हैं फॉरेस्ट गार्ड भर्ती, पटवारी लेखपाल भर्ती, पुलिस कांस्टेबल भर्ती, पुलिस एसआई भर्ती, लैब असिस्टेंट भर्ती, सहायक लेखाकार री एग्जाम, उत्तराखंड जेई भर्ती और गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा नई कंपनी का चयन करना चुनौतीपूर्ण है। परीक्षा नियंत्रक के स्तर से ये काम किया जाएगा और दागी कंपनी के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। कि इस वक्त सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हमारे सामने वो एजेंसी का चयन है, क्योंकि ये सारी एग्ज़ाम्स वगैरह यही एजेंसी कंडक्ट कराती थी। अब इस वक्त ये इसका तो यहाँ से जो है इसके कर्मचारी वगैरह सब बाहर हो गए हैं और इससे सारे काम भी हटा दिए थे, मेरे से पहले ही हटा दिए थे। तो अब पहले तो हम एजेंसी का चयन जो है बोर्ड में रखेंगे कि अब पहले एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है एक नोट जाता है, क्या बोलते हैं, पेपर्स में जाता है। तो उसके बाद जो इंटरेस्टेड होंगी एजेंसीज उनका चयन किया जाएगा बोर्ड में। उसके बाद फिर हम आगे जो है अब जितने भी एग्ज़ाम है वो रिशेड्यूल कर रहे हैं हम लोग, और कब तक करा पाएंगे ये हम तभी बता पाएंगे जब हमारी एजेंसी हमारे पास चूज़ करने के लिए एजेंसी आ जाएगी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव का कहना है कि आयोग में अब जनरल एंट्री बंद कर दी गई है। छात्र और दूसरे लोगों को शुक्रवार को ही आयोग में एंट्री मिलेगी। जो भी प्रॉब्लम है मैंने गेट पे ये काउंटर बना दिया है और वहाँ पे एक कर्मचारी को इसी निमित्त बिठा दिया है कि आप जितने भी अभ्यर्थी आते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं या कोई भी आता है, उनसे आप जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो सुनेंगे। उनसे कोई अभ्यावेदन वगैरह कोई देना चाह रहा है वो लेंगे, या कोई फौरी तौर पे समस्या का समाधान होना है तो आप मुझे सूचित करेंगे कि कोई इस तरह की समस्या है तो वो हम समाधान करेंगे। और दूसरा मैंने जो है स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने तय कर दिया है, एक दिन नियत कर दिया है कि सप्ताह में वो शुक्रवार के दिन मुझसे जो है 4 से 5 बजे मिल सकते हैं, अपनी समस्याएं जो जेन्युइन समस्याएं वो रख सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यूकेएसएससी में बड़े सुधार होने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। देहरादून से विशेष संवाददाता सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया। और भर्ती घोटाले को लेकर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी ने कहा कि इस संदर्भ में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा पहले ही संज्ञान लिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि बीजेपी सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करने वाली सरकार है और मुख्यमंत्री धामी जिस तरीके से काम कर रहे हैं उससे यह साफ है कि आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने 22 साल में ऐसा काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि सरकार सतर्कता से जांच करवा रही है और अब तक 34 लोग जांच के दायरे में आ चुके हैं। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी ने कहा कि मुख्यमंत्री साफ कर चुके हैं कि कहीं भी अगर कोई गड़बड़ होगी तो बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता प्रधान पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी को किसी भी चुनाव को लेकर के विशेष रूप से अलग से कोई तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सभी पदाधिकारी हमेशा जन सेवा में जुटे रहते हैं। उसी के कारण भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में सफलता मिलती है। लेकिन अभी हमारे हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, उसको लेकर के हमारे पार्टी संगठन पूरी तरह से तैयार है। भारतीय जनता और मसूरी में बदहाल सड़कों के कारण लोगों का जीना मुश्किल हो रखा है। पर्यटकों को भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और तमाम परेशानियों को देखते हुए मुख्यमंत्री के सामने इस मामले को रखा गया, जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीडब्ल्यूडी को जल्द से जल्द सड़कों को ठीक करने के निर्देश दिए। लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग ने अब तक इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ सड़कों को छोड़ दिया जाए
तो जिले की ज्यादातर सड़कें खस्ता हाल हैं और इसके चलते लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता एजाज अहमद ने इस बारे में सवाल किया गया तो जवाब था कि उनको पता ही नहीं मसूरी की सड़कों को कब तक ठीक कर दिया जाएगा, ये भी उनको मालूम नहीं। ऐसे में साफ है कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। के जो अफसर हैं, ये एक तो इनका बहुत जल्द आवागमन रहता है मसूरी में, इनका कोई स्थायी ऑफिस नहीं है। इनके एक स्थायी ऑफिस की हमने बात करी है। साथ साथ जितने नाले बंद थे इन्हें ये बरसात से पूर्व जून माह में खोल लेने चाहिए थे, तो इन्होंने नहीं खोले। एक तरफ नगर पालिका बोलती है नाले हम खोल रहे हैं, एक तरफ पीडब्ल्यूडी बोलती है हम नाले खोल रहे हैं, नाले किसी ने नहीं खोले, जिसका असर मसूरी के निवासियों पर, मसूरी के रिहायशी लोगों पर पड़ा है। मकान लोगों के ढहे हैं, पुश्ते ढहे हैं, रोडों पे बजरी आ गई है। आज मसूरी रोडों का वो हाल है कि समस्त रोडें जो हैं वो एक गांव की सड़क से भी बदतर लगती हैं। पीडब्ल्यूडी के जो अफसर हैं वो सुनने को तैयार नहीं है और जल्द ही एक जन आंदोलन खड़ा करके पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के पीछे। नहीं, मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं। मतलब इस समय आपके पास 1% टाइम नहीं है? नहीं, मुझे और भी जगह जाना है। दे देंगे। वो कह रहे टाइम नहीं है हमारे पास। इंस्पेक्शन में है ना, पूरा देखना सब और भी काम देखने में। नहीं तो हमें तो 2 मिनट चाहिए, ज्यादा थोड़ी चाहिए। विषय नहीं मालूम मुझे, आप क्या पूछने जा रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊंगा। हाँ, तो मेरे पास उसका उत्तर ही नहीं होगा यार, मैं कैसे, आप दफ्तर आ जाइए, मैं मालूम बता दूंगा आपको। नहीं, मेरे पास इसके लिए। हरिद्वार जिले में जून महीने में हुई अंकित की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। अंकित का हत्यारा उसका दोस्त ही निकला है और दोस्त ने 5000 रुपए के लिए अंकित की हत्या कर दी थी। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक करीब 3 महीने बाद उन्हें वो सीसीटीवी फुटेज मिला जिससे उन्हें कुछ अहम सुराघात लगे और उसी फुटेज के आधार पर इस मामले का खुलासा हुआ। यहाँ सिडकुल क्षेत्र में जो है 13/4 को एक व्यक्ति की चाकू लगा मार के हत्या की गई थी। उस हत्या की रिपोर्ट जो है मृतक के चाचा रमेश द्वारा दर्ज कराई गई थी। अंकित नामक व्यक्ति की हत्या हुई थी। वो नौगांव सादात अमरोहा का रहने वाला था, यहाँ फैक्ट्री में मजदूरी करता था। उस आधार पर जो है पुलिस द्वारा जो है, चूँकि अननोन केस था, काफ़ी प्रयास किए गए, काफ़ी कोई रंजिश सामने नहीं आई। लगातार सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल की सहारा लिया गया तो उसमें जो है एक सुनील नामक जो व्यक्ति है उससे पूछताछ की गई तो उसने अपने हत्या करना कबूल किया है और 5000 रुपये का लेन देन का मामला था, उसी कारण इसने हत्या की गई है। सुनील मिश्रा को जो है गोला उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, उसे। और अब उत्तराखंड की खबरें फटाफट अंदाज में। देहरादून में शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार कार्यक्रम का आयोजन। राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कार्यक्रम में कई शिक्षकों को सम्मानित किया। देहरादून में कांग्रेस के प्रवक्ता आदिल सिंह गोबाराय ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 3 बिंदुओं पर आधारित है। आदिल ने कहा कि हम भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से केंद्र सरकार को जगाना चाहते हैं। लखतर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की व्यवस्थाओं का जायजा लेने जिले के सीडीओ प्रतीक जैन पहुंचे। इस दौरान क्षेत्र के उपजिला मजिस्ट्रेट समेत कई अफसर उनके साथ मौजूद रहे। पौड़ी में भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रचार मंत्री पौड़ी रामभक्ति लाल अपनी बेटी के शव के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। रामभक्ति लाल की बेटी कांस्टेबल के पद पर तैनात थी, लेकिन जून महीने में बद्रीनाथ हाईवे के अगलाना में हुई कार दुर्घटना में वो लापता हो गई। डाउनग्रेड वेतन के निर्णय पे कर्मचारियों में गुस्सा है। इस मामले पर अल्मोड़ा में डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने एक बैठक का आयोजन किया। गदरपुर के निर्माणाधीन बाईपास पे महतोश पुलिस चौकी के सामने किसानों के खेतों में जाने वाली मोटर के विद्युत तार अज्ञात डंपर के द्वारा तोड़े जाने के विरोध में किसानों ने धरना दिया। अल्मोड़ा में नंदा देवी मेला अपने पूरे शबाब पे है। मेले में विभिन्न सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों की भी धूम है। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर इस बार कोटाबाग विकासखंड के राजकीय इंटर कॉलेज प्रतापपुर के प्रधानाचार्य को देश के राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया।